आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिरोधों को संयोजन के बारे में। यानी प्रतिरोधों को अगर आप क्या करते हो, जोड़ते हो, तो कौन कौन से प्रकार का क्रम का होता है, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इन्हीं दो प्रकार के संयोजन पर आधारित हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज का, प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन के बारे में, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इन्हीं के बारे में हमको बात करनी है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। क्या है यहाँ पर, मान लिया जाता है तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस जिनकी यहाँ पे प्रतिरोधक वैल्यू कितनी है, R1, R2, R3 ओम है, और इन्हें क्रमशः श्रेणी तथा समांतर क्रम में, जो पहले श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होता है, एक जो ब्रेकर की तरह हमने बना रखा है, ये क्या रेजिस्टेंस का सिंबल है। दूसरा रेजिस्टेंस का सिंबल ले लीजिए, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस है अपने पास, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो हमने क्या कर लिया, तीन रेजिस्टेंस को इस क्रम में जोड़ दिया। मतलब पहला रेजिस्टेंस आपका R1 ओम, दूसरा हो गया R2 ओम, और तीसरा क्या हो गया, R3 ओम। इन तीन रेजिस्टेंस को अगर इस क्रम में हम जोड़ के रखे हुए हैं तो ये कौन सा क्रम होगा, इनका श्रेणी क्रम होगा या सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। देखिए एक के बाद एक, पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है। इस क्रम के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अभी क्या करना है, इस परिपथ को, अभी ये परिपथ पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, ये ओपन सर्किट है, कंप्लीट सर्किट नहीं है। इसको क्या करना है, V वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा जाता है। मतलब कहने का ये कि इसको किसी न किसी एक बैटरी अथवा सेल से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, V वोल्ट के एक सेल को लिया, जिससे इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया इसका प्लस टर्मिनल, और ये क्या हो गया इसका माइनस टर्मिनल। आप ये जानते हैं इसमें करंट फ्लो होगी, I करंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी I करंट होगा, और यहाँ पर भी I करंट होगा, और इस तरीके से पूरे सर्किट में आपको मिलेगा कितना, I एम्पियर की करंट मिल जाएगी पूरे परिपथ में। अब आपको बता दें, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है, करंट पूरे परिपथ में बदलता नहीं है, धारा नहीं बदलता है। लेकिन ये कितने वोल्ट का था, V वोल्ट का यहाँ पर अप्लाई किया गया था इस सेल को, यानी इस सेल के द्वारा इन तीनों रेजिस्टेंसों को ऊपर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो कितना है, V वोल्ट है। तो यहाँ पर देखें तब कितना हो जाएगा, V1 वोल्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा V2 वोल्ट, और ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना, V3 वोल्ट। क्योंकि ये जो V वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, वो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्रतिरोधों पर क्या होता है, बट जाता है। यानी V1, V2 और V3 को आप अगर ऐड करें, जोड़ें, तो कितने के बराबर मिलेगा, V वोल्ट के बराबर मिलेगा। एक बात और, तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर नहीं और सारे रेजिस्टेंस को भी ले लेंगे तो भी यही काम करेंगे। एक खास बात और यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये जो तीन रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंसों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल अगर R हो तो। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को जोड़ने के बाद अकेला जो रेजिस्टेंस बनेगा, प्रतिरोध बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, R हो अगर, क्योंकि इस सेल के लिए तीन नहीं है, वो क्या है, एक अकेला है। वो एक अकेला कितना होगा, R ओम होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम किसके लिए, सेल के लिए, सेल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है भाई, V इक्वल टू IR कहता है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, R हो, और इसमें प्रवाहित होने वाली करंट I हो, और तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया था, V वोल्ट, तो V इक्वल टू IR आप लिख पाएंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा काम करते हैं, प्रथम रेजिस्टेंस के लिए R1 रेजिस्टेंस के लिए, R1 के लिए, अगर R1 के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 है, कितना इसमें करंट है भाई, I है, और कितना रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। तो यहाँ V1 इज इक्वल टू लिख पाएंगे आप IR1 लिख पाएंगे। R2 के लिए अगर लिखेंगे, R2 के लिए तो भी आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, V2 इज इक्वल टू मिलेगा IR2 मिलेगा। और ऐसे इसी प्रकार V3 की अगर बात करिएगा तो IR3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड, ये हो गया थर्ड, और एक हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इन चार इक्वेशन को बना लिया।
अब हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा। v के प्लेस पे समीकरण फर्स्ट से यूज करेंगे तो आई आर लिख देंगे। v1 की जगह पर देखिए आई आर वन है तो आई आर वन लिख दीजिए। v2 के प्लेस पे आई आर टू लिख दीजिए, चलिए हो गया। और v3 के प्लेस पे आई आर थ्री लिख दीजिए, आई आर थ्री हो गया। ओवरऑल क्या कॉमन है, यहाँ से i कॉमन है तो r1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। और यहाँ पे क्या है, आई आर है। आई से आई काट दीजिए तो R इज इक्वल टू आपको मिला क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला डिराइव होकर के आ जाता है। कब, जब आपका ये किस क्रम में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तब सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट इसी की तरह है, पर यहाँ पे चीज़ों को क्या करना, थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पर ये तो बातें हो गई किसके लिए, सीरीज के लिए। अब बढ़ते हैं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को हमको चेंज करना है। तो फिगर किस प्रकार का हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फिगर में हमको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक रेजिस्टेंस आप इसको ले लीजिए, चलिए हमने ले लिया। दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, और एक तीसरा रेजिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ का, चलिए ये हो गया। इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। हमने क्या कर दिया, तीनों को कनेक्ट कर दिया। और फिर क्या करते हैं, एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, चलिए ये भी काम हो जाता है। सेल से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। इतना भी काम हो गया। V वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो ये भी हो गया। इससे कितना करंट जाता है, I करंट जाता है, चलिए इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बट जाएगा क्योंकि ये संध की तरह होता है। तो यहाँ से I करंट अगर एंट्री किया तो अलग अलग रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें I1 करंट चला गया, इसमें I2 करंट चला आया, और इसमें फिर I3 करंट आ गया। फिर मिल जाते हैं तीनों के तीनों, मिल जाने के बाद पुनः क्या हो जाते हैं, I एम्पियर करंट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो हो गया फिगर डायग्राम, किस तरीके से आप पहचानोगे। देखिए सभी रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट एक साथ आकर जुड़ा हुआ, दूसरा पॉइंट भी एक साथ जा करके जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पे प्रतिरोधों का कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन के लिए सबसे पहला काम यहाँ पे भी वही चीज़ सपोज कर लेंगे कि यहाँ के जो तीन रेजिस्टेंस है, उन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R ओम है। ठीक, यहाँ पे जो सेल कनेक्ट किया गया उस सेल से I एम्पियर जा रही है करंट, वो भी देख लीजिए, देख सकते होंगे फिगर में किस तरीके से वो तीन पार्ट में बट जाता है। और तीन पार्ट में बटने के बाद से फिर इकट्ठा होकर के I एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी खास बात। और इसके लिए, इस सेल के लिए तीन रेजिस्टेंस तीन अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एक ही है। अगर हम बात कर लें इसके लिए, यानी किसके लिए, सेल के लिए, सेल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से लिख पाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे, इसको आप अभी नहीं, I इज इक्वल टू जब लिख लेंगे तब इक्वेशन बनाइएगा। I इज इक्वल टू V अपन R इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस की अगर बात करें, आपको यहाँ बता दें, हम यहाँ के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू बदल जाती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलती है। सभी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा, V वोल्ट होगा। यहाँ पे किसी के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं, जितना सेल ने अप्लाई किया है उतना ही सभी प्रतिरोधों पर, सभी रेजिस्टेंसों पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर वहाँ पर आपको प्राप्त होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए पहले आया R1 के लिए, R1 के लिए अगर ओम के नियम को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू I1 R1 लिखेंगे, और यहीं से I1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो V अपन R1 हो जाएगा। ऐसे ही आप R2 के लिए अगर लिखना चाहें, R2 के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ लिख पाएंगे V इज इक्वल टू I2 R2 मिलेगा, और यहाँ से I2 इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो V अपन क्या लिखेंगे, R2 लिख देंगे, ये आपका I2 हो जाता है। चलिए इसको हम सेकंड बना दिए और इसको थर्ड बना दिए, और एक पार्ट और बचता है R3 के लिए। चलिए R3 के लिए कैलकुलेशन करना रह जाता है, तो V इज इक्वल टू I3 R3, और देयर इम्प्लाई यहाँ से I3 इज इक्वल टू V अपन R3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी चार इक्वेशन आपके बनके तैयार हो जाते हैं।
आप ये जानते हैं आई एम्पियर गया था, तो आई जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के ऐड के इक्वल हो जाएगा। ये चारों इक्वेशन से वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए। आई की जगह पर V अपान आर लिख देंगे, ठीक, और V अपान R1 हो जाएगा, V अपान R1 लिख दीजिए। यहाँ पे V अपान R2 हो जाएगा और यहाँ V अपान R3 हो जाएगा। V कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा आपका यहाँ क्या, एक अच्छा सा फार्मूला। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला निकल के आएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 यहाँ का क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। एक खास बात और याद दिलाने के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है सभी रेजिस्टेंसों पर। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उसी का उल्टा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस का नहीं चेंज होगा, बट करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होता है, चेंज रहता है। और इसी दो कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। और इस चैप्टर में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।